सबसे पहले आरपीजी मैं आपके पास आता हूं और सवाल यही कि 23 का चुनाव लेकिन आहट 2024 की थी, इसीलिए उसी के मद्देनजर इस बजट का ऐलान किया गया है। नहीं, अब 2024 तक को कंफाइन करे बजट। ये बजट 2047 तक की जो नींव है वो डाल रहा है। ये चिंता कर रहा है कि आने वाला भविष्य भारत का कैसे होगा। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, जिस प्रकार से बाकी सब साधनों पे, जिस प्रकार ऑर्गेनिक खेती पे चिंता की जा रही है, जिस प्रकार स्कीम्स पे, वेलफेयर स्कीम्स पे चिंता की जा रही है, जिस प्रकार नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो रही है, जिस प्रकार से नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाने की बात हो रही है, तो ये बजट कोई एक साल भर के लिए नहीं है। हालांकि ठीक है कि इसका असर होगा, क्योंकि जो राहत मिली है मिडिल क्लास को, जो उनके टैक्सेशन के कारण को जो राहत मिली है, उसका असर चुनाव में देखेगा, ठीक है। परंतु ये बजट को चुनाव के दृष्टि से नहीं सोचा गया। ये बजट आने वाले कई सालों के भविष्य के लिए नींव के दृष्टि से बजट है। नहीं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है आरपी सिंह कि ये बजट धोखा है, नाम बड़े हैं दर्शक छोटे हैं, कुछ खास नहीं है इस बजट में। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया। अभी आपने बताया कितना, 5,96,000 करोड़ रुपए लगभग आर्म फोर्सेस के लिए दिया गया है। तो ये अलग अलग सेक्शंस पे जो पैसा अगले आने एक साल में खर्च होगा, तो वो किसके लिए खर्च होने वाला है? वो आफ्टरऑल वो रोजगार भी सृजन करेगा, उसके चलते रोजगार भी खड़े होंगे, रोजगार भी पैदा होंगे। और इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा तो वो साधन, जब साधन बनेंगे, जब एयरपोर्ट बनेंगे, जब सड़कें बनेगी, जब रेलवे के काम रेलवे आगे बढ़ेगा, तो उसके कारण से क्या रोजगार नहीं होंगे? और ये जो बार बार रोजगार की बात करते हैं, मैं डेटा प्रेडिक्ट कर देता हूँ। पिछले 3 साल का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले साल डेटा नहीं आ पाया। पिछले साल का डेटा है 1,15,00,000 रोजगार सृजित हुए, और ये सरकारी डेटा मैं आपको भेज रहा हूँ। उससे पिछले साल 1,49,00,000, उससे पिछले साल 1,51,00,000। तो लगातार रोजगार पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ रोजगार एक देखते हैं कि एक दृष्टि से, परंतु ओवरऑल अगर रोजगार देखें तो कितना है, तो वो डेटा मैंने आपको दिया है। और ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, कोई घर का डेटा नहीं, सरकार का डेटा है, भारत सरकार का डेटा है। तो इसलिए ये बजट इंक्लूसिव बजट है। इसने हर वर्ग की चिंता की है, महिलाओं की, नौजवानों की, टेक्नोलॉजी में विश्वास करने वाले लोगों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आर्म फोर्सेस की। मतलब कोई एक पक्ष तो ऐसा हो जो, और यही नहीं, जो उम्र में वृद्ध हो गए, जो सीनियर सिटीजन हो गए, उनकी भी चिंता करी। तो हर वर्ग की चिंता करी है। और वर्ग का क्या कोई शब्द, कोई चर्चा इसमें नहीं। मनरेगा एक बड़ा उद्देश्य रहा है, जिससे कि कोविड काल में आपने देखा होगा, हम सब मध्यम परिवार के लोग हैं, गांव का क्या हाल था, सब गांव से जुड़े हुए हैं। चाहिए उसमें बजट 1,80,000 करोड़ रुपए का, उल्टे बजट इन्होंने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का माइनस कर दिया, और जो है बजट अब 60,000 के आसपास करोड़ का रह गया। ये गरीबों के साथ धोखा है, जो रोजगार सबसे बड़ा देती थी। दूसरी बात, टैक्स की बात अभी की है इन्होंने, ऊंट के मुंह में जीरा, ये शब्द मैं कहूंगा। 80C जो था, जिसमें 1.5 लाख का एग्जम्पशन मिलता था, उसको नए रिजीम में खत्म कर दिया है, और उसमें लाभ के नाम पर मात्र 10-12 हजार रुपए, वो भी शुरू वाले स्लेब के लोगों को मिलेगा, बाद वाले को उसका कोई लाभ नहीं है। जिसको जो 5 लाख से 7 लाख हो गई है, चले जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में जो 5 लाख से 7 लाख की लिमिट हो गई है अजय जी। हाँ, लेकिन 1.5 लाख यूपीए में कितना था ये बता दीजिए एक बार। आपके आपके काल में 1.5 लाख का एग्जम्पशन, इसमें 10 सेकंड बीच में मैं नहीं बोलूंगा, बीच में डिस्टर्ब। 1.5 लाख का जो एग्जम्पशन मिलता था 80C के तहत, राकेश भाई, जब आप भी बढ़ेंगे जब ये, तो आपको भी इसकी जानकारी मिलेगी। 1-2 दिन में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि वो 1.5 लाख का 5 लाख के बाद भी एग्जम्पशन मिलता था, 6.5 लाख लगभग हो जाता था, और उससे लाभ लोगों को होता था। आपने कहा तो ऊंट के मुंह में जीरा दिया आपने। पीएम की एक नई रणनीति है, अत्यधिक वादा करिए, लंबा हेडलाइन मैनेजमेंट कीजिए, और कार्रवाई के नाम पे जितनी निम्नतम हो सकता है वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ नहीं है, ये आपने ठीक कहा, और मैं भी ये बात कुछ उदाहरण के तौर पे आपको देना चाहूंगा। 19,000 करोड़ का HHM एक प्रोग्राम लाने का प्रयास हुआ है, और इसमें सब्सिडी का बड़ा प्रावधान है। हम आप और छोटे उद्योगपति तक इस काम को नहीं करेंगे। इस सब्सिडी का लाभ किसको होगा?
इससे पहले एयरपोर्ट किसके हाथों में है और एयरपोर्ट जब बनता है तो वो किसको सबसे ज्यादा लाभ होता है। सीलो की बात हुई है, सीलो से कौन से मित्र को इनको लाभ होना है। कोस्टल और फॉरेस्ट एरिया क्लियरेंस जो सिंगल विंडोज किया है वो कोस्टल और फॉरेस्ट एरिया पर अभी भी कब्जा कौन करने का प्रयास कर रहा है आदिवासियों की जमीन को, ये सब जानते हैं कि देश का एकमात्र सबसे बड़ा उद्योगपति है, उसमें इन्होंने लाभ जरूर देने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा मानना है ये